इस्लाम साहब, 1 लीटर पानी की कीमत 26,000 रुपए लीटर की है। जो हम लोग अभी ये पानी पी रहे 15 या 20 रुपए का होगा, मगर उस पानी की 1 लीटर की कीमत जो है 26,000 रुपए लीटर की है। ओसाका नाम की एक जापानीज कंपनी है जो भारत में आकर पानी बेचती है। उस कंपनी का पानी अगर आप पीना चाहते हो तो उस 1 लीटर के पानी की कीमत साथियों 18,000 रुपए पर लीटर है। इस देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो केवल 1 लीटर पानी पीने के लिए 26,000 रुपए आसानी से देने लायक है। जस्टिन बीबर का नाम आपने सुना होगा। जस्टिन बीबर अधरंगा आदमी बॉम्बे में आता है, अपना एक 1.5 घंटे का शो कर लेता है। उसके शो की 1.5 घंटे की शो की कीमत साथियों लगभग उसके एक टिकट की कीमत 72,000 रुपए थी। और उसने केवल मात्र 1.5 घंटे में बॉम्बे में अपना आधरंगा नाच किया, 2-4 गाने गाए, और वो गाना गाने वाला एक सिंगर भारत में 1.5 घंटे का कार्यक्रम करके 350 करोड़ रुपए कमा कर लेके गया। 350 करोड़ केवल एक 1.5 घंटे के प्रोग्राम में। 72,000 रुपीज उसका टिकट का खर्चा था। इतनी अमीरी इस देश के अंदर है कि लोग पानी पीने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको और हम लोगों को 2 रुपए का अगर चावल भी खरीदना है तो आपको पहले आइडेंटिटी पूछी जाती है। एक साथ 2 चीजें हो रही है। सरकार के पास में सारी सुविधाएं। अभी साथियों मैंने कुछ आंकड़े निकाले कि ये जो भूखमरी के कगार पर हमारा देश है, इस देश की जनता भूखमरी के कगार पर लाकर रखी गई है। और उसी पार्लियामेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी का बजट साथियों 2017-18 का 2,40,000 करोड़ का रखा हुआ है। 2,40,000 करोड़ का नेशनल फूड सिक्योरिटी का बजट है। जिस देश के बजट में 2,40,000 करोड़ का एलोकेशन इसलिए किया गया है कि इस देश की जनता को 2 वक्त का अनाज दिया जाए, वो बजट होने के बाद साथियों हमारे लोगों की यह हाल है। लगभग 2,40,000 करोड़ का बजट नेशनल फूड सिक्योरिटी का रखा गया। उसके साथ में साथियों आईसीडीएस का नाम आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। लगभग इस साल में जो बजट रखा गया है आईसीडीएस का, वो लगभग साथियों 17,000 करोड़ का है। ये जो आंगनवाड़ियां चलती है उसमें साथियों आईसीडीएस की तरफ से जो बच्चे होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनको एक न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। उसका साल भर का बजट लगभग 17,000 करोड़ का है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट रखा हुआ है, लगभग 22,000 करोड़ का बजट है। और कुछ छोटे मोटे हेल्थ के लिए बजट है। केवल फूड और न्यूट्रिशन के लेवल पर साथियों भारत सरकार की बजट में लगभग 3 लाख करोड़ का पैसा हर साल खर्चा किया जाता है। वो कागज पर होता है। 3 लाख करोड़ का आंकड़ा है साथियों, कम आदि के हो सकता है। अब ये 3 लाख करोड़ का बजट हर साल भारत सरकार हमारे हेल्थ के नाम पर खर्च करती है। हम लोगों को खाना मिले, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा डेवलपमेंट हो, उसके लिए। जब ये 3 लाख करोड़ खर्च करती है, उसका रिजल्ट क्या आता है? तो दुनिया के भूखमरी के कगार पर हम 100वें नंबर पर जाते हैं। सरकार पैसा खर्च करने के बाद हमारा ये हाल है। साथियों आंकड़े इतने ज्यादा बुरे हैं। मैंने जब वो सारे रिपोर्ट पढ़े, कुछ रिसर्च जब दुनिया भर के लोगों ने यहां पर किया, ये भी जो रिसर्च साथियों किया गया, ये भारत के लोगों ने नहीं किया। क्योंकि भारत का कोई इकोनॉमिस्ट भारत की मूल समस्या के ऊपर लिखना पसंद नहीं करता। जो भारत के इकोनॉमिस्ट है, जो टाइम्स में, एक्सप्रेस में, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं, ये तो सरकारी चीयर लीडर्स है। जैसे आपने आईपीएल देखा होगा, क्रिकेट का मैच देखा होगा, किसी ने चौका मारा, किसी ने छक्का मारा या कोई आउट हो गया, तो लोग खुश नहीं होते, वो चीयर लीडर खुश हो जाती है। और फिर जब चीयर लीडर खुश हो जाती तो उसको देख के देखने वाला खुश हो जाता है।
क्योंकि लोग जानते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो लोगों को खुश करने के लिए चीयर लीडर्स रखी जाती है। तो ये जो भारत के इकोनॉमिस्ट है, जो टाइम्स में लिखते हैं, एक्सप्रेस में लिखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं, यहां जब आप टीवी खोलते हैं तो उसमें जो प्राइम डिस्कशन चलता है, उसमें जो बात करते हैं, ये जनता के इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये पीपल्स इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये तो चीयर लीडर्स है। और सरकार के भोपू बनकर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भोपू बनकर साथियों उसकी वकालत करने का काम करते हैं। ये दुनिया की एजेंसीज है जो भारत की गरीबी के ऊपर लिख रही। उन लोगों ने रिसर्च किया। अगर ये रिसर्च भारत के लोग करते तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। हमारे देश की चर्चा दूसरी चीजों में होती है। हमारे देश के नेता दूसरी बातें बड़ी अच्छी करते हैं। वेंकैया नायडू अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, देश के उपराष्ट्रपति है। उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि प्राचीन भारत में दुर्गा संरक्षण मंत्री थी, डिफेंस मिनिस्टर थी, और लक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। राष्ट्रपति, इस देश का उपराष्ट्रपति ये बात करता है कि प्राचीन भारत में दुर्गा जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थी, और ये जो लक्ष्मी है ये लक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती थी, और लंबी चौड़ी कैबिनेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी ये ऐसा ऐसा है। अब साथियों, अगर देश के राष्ट्रपति इस लेवल पर आकर गिर जाए तो इससे नीचे कोई गिरने की जगह नहीं होती। वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लोगों को सलाह देते हैं। इस देश का चौकीदार पाकिस्तान के लोगों को जाकर कहता कि पाकिस्तान को आतंकवाद से नहीं, अपने देश के भूख से लड़ना चाहिए, अपने देश के गरीबी से लड़ना चाहिए। जब हमारे चौकीदार पाकिस्तान को जाकर ये समझा रहे थे कि आपको अपनी गरीबी से लड़ना चाहिए, उसी समय में साथियों दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने हमारे चौकीदार की नाक काट दी, उसके छीने पर कीला ठोक दिया कि अपने घर में जाकर देखो, अपने गिरेबान में जाकर देखो कि तुमने 3 साल में क्या किया। साथियों, ये परिस्थितियां ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सामने आई। इसके साथ में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जोड़ दो, इसके साथ में आप भारत की जो समस्या है उसको जोड़कर देखो, ये आंकड़े आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे। साथ ही जो हंगर इंडेक्स बनाया गया, उसको बनाने का तरीका बड़ा साइंटिफिक था। ऐसा नहीं कि आया और हवा में उसको बना दिया। बनाने के लिए उन्होंने 4 चीजों को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला क्राइटेरिया था कि किसी भी देश के अंदर हंगर इंडेक्स को अगर नापना है, कैसे नापा जाए। जिन लोगों ने रिसर्च किया भारत के बारे में, वो कोई पूर्वाग्रही लोग नहीं थे, उनकी भारत के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी। उन लोगों ने भारत के ही आंकड़े उठाए और उसके आधार पर उन्होंने लिस्ट बनाई। 4 चीजों को आधार बनाया गया। सबसे पहला था अंडर नरिशमेंट। जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनको ये बातें आसानी से समझ में आएगी, हमारे लोगों को भी समझ में आ सकती है। अंडर नरिशमेंट। दूसरा क्राइटेरिया लिया गया चाइल्ड मोरालिटी। तीसरा था चाइल्ड वास्टिंग, और चौथा था चाइल्ड स्टनिंग ग्रोथ। कुपोषण का मामला उठाया गया, बाल मृत्यु दर का मामला उठाया गया, बच्चों की जो लड़ने की क्षमता है उसको उठाया गया, उनकी जो ग्रोथ है उसको उठाया गया, उसकी ऊंचाई और उसका जो एज है उसको आधार बनाया गया। दुनिया भर के रिपोर्ट साथियों भारत में आ रहे। पिछले 70 सालों से भारत के लोगों की एवरेज हाइट जो है नहीं बढ़ रही है। 70 साल हो गए। डेटॉन ने जब भारत की इकोनॉमी पर रिसर्च किया तो साथियों डेटॉन ने एक मौलिक बात कही कि भारत के लोगों की जो हाइट है वो 6 फीट से कम होती है। इसका कारण उनका डीएनए नहीं है। डीएनए के कारण भारत के लोगों की हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं होती है, 6 फीट से नीचे होती है। ये कारण डीएनए का कारण नहीं, डेटॉन ने अपनी रिपोर्ट में साबित किया ये अंडर नरिशमेंट के कारण है, कुपोषण के कारण है। दूसरी एक रिपोर्ट साथियों अभी सामने आई, वो तो इससे ज्यादा खतरनाक रही। उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले बताई गई बातें कि आज से 40 साल पहले जो भारत का आम नागरिक था, जो कॉमन सिविलियन था, वो जितना खाना 40 साल पहले खा रहा था,
आज उससे आधा भी, उससे कम भी खाने लायक नहीं है। 40 साल पहले जो भारत का आदमी भोजन लेता था, आज 40 साल के बाद में वो उतना जो खाना 40 साल पहले खा रहा था, उससे 50% भी उसको खाना आज नहीं मिल रहा। हमारी इकोनॉमी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई, मगर लोगों को जो मिलने वाला भोजन था वो आधे से कम हो गया। उन्होंने रिसर्च किया, अंडर नरिशमेंट का रिसर्च किया, बच्चों की जो बाल मृत्यु के रेट है उसके ऊपर रिसर्च किया, बच्चों का एज और उम्र का रिसर्च किया गया, स्टनिंग ग्रोथ के ऊपर रिसर्च किया गया, और उसके आधार पर उन्होंने आंकड़े बताए, और उन आंकड़ों में साबित किया कि भारत से बराबर जीडीपी रखने वाले देश हो या भारत से नीचे वाले जीडीपी रखने वाले देश हो, उन लोगों के अंदर क्या है। साथ ही इस रैंकिंग में बांग्लादेश का नंबर 88 है, श्रीलंका का 84 है, नेपाल 72 है। तो फिर भारत से आगे कौन है? 106 नंबर पर पाकिस्तान है और 107वें नंबर पर अफगानिस्तान है। तो साउथ एशियन कंट्री में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे से नीचे है। बाकी हमारे पड़ोस में जो नेपाल है उसका 72 नंबर का रैंक है। बांग्लादेश 60 करीब है, 88 के करीब है, श्रीलंका 84। अब बांग्लादेश का जीडीपी भारत से आधा है। भारत का जीडीपी साथियों पिछले 3 सालों से लगातार 7 या 8 के बीच है। 7% से 8% के बीच में लगातार 3 साल से भारत का जीडीपी है। बांग्लादेश का जीडीपी भारत के जीडीपी के बराबर नहीं, आधा से भी कम है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश के बजट में अपने राष्ट्र के जो नागरिक है उनके उत्थान और उनके हेल्थ के लिए ज्यादा प्रोविजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां बजट की कमी है, बजट है, मगर वो लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, वो हवा में ही गायब हो जाता है, कागज पर ही खत्म किया जाता है। मैंने जब थाना में एक बार केडर कैंप ले रहा था, तो केडर कैंप में मैंने आंकड़ा बताया कि इतने इतने करोड़ का अनाज सड़ जाता है। तो उस ट्रेनिंग में एफसीआई का एक अधिकारी आया था, उसने कहा कि काले सर आपके पास पुरानी जानकारी नहीं, जानकारी देता हूं। हमारे से कुछ लोगों ने एक एनजीओ बनाया और वो फूड मिनिस्टर को जाकर मिले कि ये जो अनाज सड़ जाता है वो अनाज अगर आप हमको दो, उससे हम लोग सस्ते ब्रेड और गेहूं के कुछ आइटम बनाएंगे तो लोगों को दे सकते हैं और आपको देने में कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी। हम उसमें आपको थोड़ा बहुत रिश्वत भी देंगे, 250-300 रुपए उसमें देंगे। तो संबंधित आदमी ने उनका जवाब दिया, आप सड़े हुए मतलब अच्छे गेहूं के मुझे इतने रुपए देना चाहते हो, ये जो गेहूं सड़ जाता है उस सड़े हुए गेहूं को बाहर फेंकने के लिए मुझे 500 रुपए मिल जाते, आप अच्छे गेहूं को मुझे 250 रुपए देने की बात कह रहे। साथियों क्या हो रहा है? ये सर बजट है, अनाज है, सारी चीजें अवेलेबल है, उसके बावजूद भी साथियों भारत के अंदर ये भूखमरी की समस्या पैदा की जा रही है। ये केवल नरसंहार का मामला नहीं है, ये वांशिक नरसंहार का मामला है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। भारत के अंदर का जो शासक वर्ग है साथियों, ये शासक वर्ग जातीय आधार पर, वर्ण और वंश के आधार पर अपनी नीतियां बनाता है। तो नीति निर्धारण करने वाला जो तत्व है साथियों, ये वर्ण और वंश के आधार पर अपनी नीतियों को बनाने का काम करता है। खासतौर पर पिछले 25 सालों से जो इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में बनाई गई साथियों, उसका ये रिजल्ट है। जिस एजेंसी ने साथियों ये सर्वे किया, उसने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने सरकार को एक इशारा भी दिया, एक वार्निंग भी दिया, अगर इस असमानता को अगर आपने खत्म नहीं किया तो एक बहुत बड़ी सोशल रिस्क भारत ले रहा है, एक बहुत बड़ी रिस्क साथियों भारत ले रहा है। पिकेटी का नाम आपने सुना होगा, एक फ्रांस के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। उन्होंने भारत में आकर भारत की अर्थव्यवस्था को जब पढ़ा लिखा, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कमेंट भारत के ऊपर किया। उस पिकेटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को देखने के बाद में यहाँ के जो राजनेता थे उनको वार्निंग दिया और कहा
आज से 200 साल पहले फ्रांस जिस समस्या से गुजर रहा था, जिस दौर से गुजर रहा था, आज भारत उसी दौर से गुजर रहा है। वो क्या दौर था? जब फ्रांस में किसान खुदकुशी कर रहे थे, उनको खाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। उस दौर में जब किसानों ने राजा के महल पर धावा बोला, तो वहां के राजा ने जवाब दिया, अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ, अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता तो केक ले लो, केक खाओ, पेस्ट्री खाओ, जो खाना है खाओ। वो जो निरंकुशता थी, वो जो फ्रांस का जो राजा जिस तरीके से एक निरंकुशता का शासन चलाता था, आज भारत के राजनेता उसी दौर से गुजर रहे। मैं उनको वार्न देना चाहता हूं, जल्दी सुधर लो, नहीं तो फ्रांस की जनता ने जो हाल राजाओं का किया था, आने वाले समय में भारत की जनता आपका वही हाल करेगी। ये फ्रांस का अर्थशास्त्री यहां के राजनेताओं को बोलकर गया। क्या हो रहा है साथियों? भारत के संविधान में व्यवस्था की गई, चैप्टर 3 में आर्टिकल 21 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 है, 39 है, 45 है, 47 है। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के हर नागरिक को एक डिग्निफाइड लाइफ दिया जाएगा। उसमें हेल्थ शामिल होगी, उसमें उसका एजुकेशन शामिल होगा। क्या हो रहा? आर्टिकल 38 में, 39 में भारत का इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा उसके बारे में लिखा गया। आर्टिकल 45 में इस देश के नागरिकों की व्यवस्था की गई, यहां के बच्चों का क्या हेल्थ होगा, उनके न्यूट्रिशन की क्या व्यवस्था होगी। 45 और 47 में उस बात को कहा गया। क्या हो रहा? 21 को छोड़ दिया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। 38 हो, 39 हो, 45 हो, 47 हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी छोड़ दिया गया है। भारत का जो राज चलाने वाला जो शासक वर्ग है साथियों, किसी भी संविधान के तत्वों को वो लागू नहीं कर रहा, बल्कि उसने वो जो दूसरी व्यवस्था मनुस्मृति की है, शूद्र और अतिशूद्रों को सरकार की या ब्राह्मणों की मर्जी पर जिंदा रहना है, उस नीति को उन्होंने लागू कर दिया। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कम्युनिस्टों का राज हो, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं। ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां हैं और सारी पार्टियां न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का समर्थन करती है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में है। और केवल मूल निवासी समाज के विरोध में नहीं, इस देश के विरोध में है, इस देश के मूल निवासियों के विरोध में है। अगर साथियों, इन नई परिस्थितियों का अगर हम लोगों को मुकाबला करना होगा, उस मुकाबले को समझने के लिए, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए साथियों ये सब्जेक्ट रखा गया। जो लोग भूखमरी के शिकार है साथियों, इसके बारे में सोच नहीं सकते। ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? भूखा आदमी सोचने का काम नहीं कर सकता, खाली पेट से कोई क्रांति नहीं हो सकती। ये सोचने की जिम्मेदारी जिनका पेट भरा हुआ है उन लोगों की है। हो सकता है यहां बैठे हुए लोग सोचे, अरे उस लिस्ट में हमारा नंबर नहीं है, हम क्यों सोचें। चलो साथियों, पहले लिस्ट में नंबर नहीं होगा, दूसरे नंबर में होगा, तीसरे नंबर पर होगा, नहीं तो फाइनल लिस्ट में जरूर होगा। अगर आज आपने इस समस्या का विरोध करने का, जिनके पास में कुछ साधन है, उन लोगों ने इस समस्या के विरोध में लड़ने का फैसला नहीं किया, तो साथियों आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल हमारे समाज का होगा। इसलिए जिसके पास साधन है उसको लड़ना होगा। ये सब्जेक्ट मिश्रण साहब ने हमारे लिए क्यों चुना? बामसेब के लिए ही क्यों चुना? क्योंकि आज हमारे पास में सोचने के साधन है। थोड़ा बहुत अनाज आपके पेट में जा रहा है, इस वजह से आपका दिमाग काम करने लायक है। जो साधन हमारे पास में है, उन साधनों का इस्तेमाल करके साथियों हमें अपने समाज को जगाना होगा, जोड़ना होगा। और ये जो गैर बराबरी की लड़ाई इस देश के अंदर छिड़ी गई है, गैर बराबरी को बरकरार रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके विरोध में साथियों हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। इस नई अर्थव्यवस्था का या नई अर्थनीति का मुकाबला करने का एकमात्र विकल्प है साथियों, हमें अपना एक वैकल्पिक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। अगर आप एक वैकल्पिक आंदोलन खड़ा कर देते हो तो ही साथियों इन सारी समस्याओं का समाधान करना संभव है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ब्राह्मणों की है इसके बारे में बोलना पसंद नहीं करती। उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई मामला उठाना नहीं चाहते। वो मामला आपको उठाना होगा। समाज आपका है, समस्या आपकी है, आपको इस मामले के लिए पहल करनी होगी। इस मंच के माध्यम से साथियों मैं आप लोगों से इतना अनुरोध करना चाहूंगा, जो मुद्दे समाज से गायब है, जो मुद्दे इस देश की जनता के सामने नहीं लाए जा रहे,
उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके जागरण करना और उसके लिए समाज को संगठित करना, ये काम समाज के कार्यकर्ताओं का है। मैं यहाँ आए हुए सारे डेलीगेट लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय के गंभीरता को जानेंगे और इस बात को समाज में लेकर फैलाओगे, एक नया जागरण प्रबोधन करके अपनी शक्ति का निर्माण करोगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। मैं मंच का आभारी हूं जिसने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुमार काले साहब, राष्ट्रीय महासचिव वाम से। इसके बाद सिख धर्म की मानवतावादी विचारधारा इस किताब का विमोचन एवं रेडियो वॉइस ऑफ खालसा की ओर से सिख इंकलाब इस सीढ़ी का विमोचन माननीय वामन मेश्राम साहब करेंगे और इसके लिए सतनाम सिंह खंडा, जत्थेलाल पंच प्यारे एवं एस सुखविंदर सिंह सीईओ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा, जिन्होंने ये दोनों किताबें और सीडी प्रकाशित की है, वो भी उनके साथ रहेंगे। नौमानी साहब से भी